ठीक है ना, 10। यहाँ पर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। L है, उसके बाद C है बच्चों, फिर है R है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से V0 है, फिर उसके बाद यहाँ पर ओमेगा है। तो इतना चीज़ें हम लिख लेते हैं, ठीक। तो L का मान तो 10 हेनरी है, C का मान है बच्चों 20 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में बदल लेते हैं तो 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड में हो गया। और R का मान है बच्चों 500 और V0 का मान कितना है 200 वोल्ट है। और उसके बाद ओमेगा का मान कितना दिया है, ये दिया है 100, ठीक है ना। तो सब मान तो सामने है, तो यहाँ से XL बराबर हो जाएगा कितना बच्चों 1000, ठीक है ना। 1000 ये ओम में आता है आंसर, मात्रक ओम। 1000 ओम आ गया XL। तो XL आ गया बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि संधारित्र प्रतिघात, या इसी को बच्चों धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो दूसरा हम निकाल लेते हैं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। दूसरा XC से दर्शाते हैं धारितीय प्रतिघात को, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमने बताया XC, तो इसको क्या करेंगे XC बराबर, ठीक है ना, XC बराबर करेंगे बच्चों। XC बराबर फार्मूला होता है 1/ओमेगा × C, XC बराबर। तो यहां से हो जाएगा, ध्यान से समझना, XC बराबर हो जाएगा बच्चों कि 1/ ओमेगा का मान कितना दिया है, ओमेगा का मान यहां पर देखिए, ठीक है ना, ओमेगा का मान ये 100 लिखा है यहाँ पर। तो ओमेगा का मान हो गया 100 और C का मान है बच्चों 20 गुणे 10 के घात -6। अब इसको देखो कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर भेज दीजिए। ये 10 के घात 6 है, ऊपर गया, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 के घात +6 लिख देंगे। और नीचे कितना हो गया बच्चों 2000 हो गया। अब देखिए 10 के घात 6 को अगर आप काटना चाहते हैं ऐसा करिए, 10 के घात यहाँ पर देखिए 4 0 रख लीजिए, और उसके बाद 10 के घात 2 इसमें गया भाई, 4 0 इधर गए, और नीचे हो गया बच्चों 2000। देखो काटने का तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है, हमने ये ऐसा किया ताकि आसान हो जाए आपका। देखिए 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 2 पंजे 10। अब 5 गुणे 10 के घात 2 है, इसका मतलब बच्चों कितना आ गया, ये 500 ओम आ गया। ये XC का मान आ गया, ठीक है ना। यानी एक आंसर आपका ये आ गया बच्चों, और एक आंसर ये आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा। अब ध्यान से समझना बच्चों, एक एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरी जो चीज निकालना है आपको, वो निकालना है क्या, प्रतिबाधा, परिपथ की जो प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा के लिए फार्मूला होता है बच्चों Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है ना। जब LCR परिपथ हो तब, LCR परिपथ के लिए ये फार्मूला होता है प्रतिबाधा, और LCR ही देता है 5 नंबर में अगर देता है तो। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, Z बराबर R², R का मान कितना है, तो R का मान यहां से हम देख लेते हैं बच्चों, R का मान 500 है। तो यहां पर क्या करेंगे, रख दीजिए वही वैल्यू 500 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस। अब XL का मान हमने कितना निकाला था, XL का मान 1000 निकाला था, ठीक है ना। XL का मान यहाँ पर देख लेते हैं कि 1000 निकाला था, और XC का मान 500, तो 1000 माइनस 500 का स्क्वायर। फिर इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 500 का स्क्वायर, और प्लस भाई 1000 में से 500 गए, कितना 500 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जब इसको हम बाहर निकालेंगे बच्चों, तो बाहर अगर हम निकालते हैं, ध्यान से समझना, इसको क्या करेंगे हम, अच्छा देखिए, रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक मिनट इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप करेंगे कितना भाई 500 बाहर ले लीजिए, और रूट यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1, तो √2। तो ये आंसर जो आ गया वो आ गया 500√2, ठीक है ना। ये आ गया 500√2, किसका मान बच्चों, ये आ गया आपका Z का मान। तो तीसरा आंसर ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा आंसर 500√2 इतना आ गया। अब देखिए इसमें चौथी चीज जो निकालना है, चौथा चीज निकालना क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। कह रहा है कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कलांतर, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है बच्चों कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। कलांतर को अपन दर्शाते हैं tan φ
बराबर होता है बच्चों फार्मूला XL माइनस XC अपान R। इतना ध्यान देना, ये फार्मूला होता है किसके लिए? कलांतर, जब धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकालना होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan phi बराबर XL का मान कितना निकाले बच्चों? 1000, ठीक है ना, माइनस XC का मान कितना निकाला? XC का मान 500, ठीक, तो ये हो गया 500 अपान R का मान जो कितना है, ये दिया है 500, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, tan phi इक्वल टू 1000 में से 500 माइनस करिए बच्चों, तो 500 हो गया और नीचे क्या है 500, ये कट गए, ठीक है ना, ये कट गया पूरा का पूरा। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan phi बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? tan phi बराबर tan 45 डिग्री, यानी tan यहाँ पर एक बचा है बच्चों, तो एक कितने अंश का मान है? tan 45 का, ये कट गए तो phi बराबर कितना आया? 45 डिग्री, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, या इसी को पाई के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। बहुत आसान है बच्चों, या तो अथवा में पूरा आप सूत्र का निगमन करेंगे, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूमेरिकल करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसको बस 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, और उसमें तो 5 मिनट लग जाएंगे आपको एक डायग्राम ही बनाने में, डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा, यानी धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। अब निकालते हैं अपन क्या? वोल्टेज तत्व का वर्ग माध्य मूलमान, यानी क्या निकालना है बच्चों? अब यहाँ से जो पांचवी चीज निकालनी है आपको, वो निकालना है VRMS, ठीक है ना। तो देखिए VRMS बराबर होता है बच्चों V0/√2, ठीक है ना। V0 क्या है? ये है वोल्टेज का शिखर मान, तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए, और यही चीज निकालने को भी पूछता है, चाहे जो होगा। बस आपको क्या करेगा बच्चों, यहां पर वैल्यू चेंज कर देगा बस, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसके मदद से, यानी इस फार्मूले से अब हम निकालते हैं VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर, यानी वोल्टता का, या इसी को क्या कहेंगे, वोल्टता का या वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बराबर V0। अब V0 को हमने यहाँ पर देखिए समीकरण से जब कंपेयर किया था तो 200, देखिए V0 का मान कितना है? 200 है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? ये हम लिख देंगे कितना? 200/√2, ठीक है ना। इसको बस इतना लिख दीजिए यार, √2 आपको गैप करना है तो ऊपर नीचे √2 का परिमेयकरण कर दीजिए, नहीं तो यहीं तक लिख देते, यही आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखना भी चाहेंगे बच्चों तो लिख सकते हैं 200√2, ठीक है ना। और नीचे क्या है, जब √2 ये हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जब कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं VRMS बराबर क्या लिख सकते हैं? 100√2। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा आंसर, ठीक है ना। क्या है, सॉरी देखिए कितना हो गया, हाँ पांचवा आंसर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 5 चीज इसमें पूछा था। क्या? प्रेरकी प्रतिघात, धारती प्रतिघात या संधारित प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा वोल्टता के बीच कलांतर, और उसके बाद वर्ग वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो इस तरह से बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अब वक्त नहीं है कि आप अच्छे से फिर से एक एक चीज देखें, ठीक। तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद पछताना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल आया था लेकिन हमने देखा ही नहीं, केयर किया ही नहीं, तो पछताना ना पड़े, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लेना, ठीक ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल। अगर हम बात करें बच्चों इस न्यूमेरिकल की, तो हमने शुरू से ही आपको एक चीज़ बताया कि किरचॉफ के नियम पर एक न्यूमेरिकल 5 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस परिपथ का थोड़ा शेप, थोड़ा आकार चेंज हो गया, ये है। और दूसरे सेट में भी आपको दिखा दें बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें भी हालांकि 3 नंबर में पूछा था, तो ये भी क्या है, इसमें 1 2 3 करके दिया है और इसमें 2 ही है। तो ये मान के चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और यही नहीं, आपके पास जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं।
तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए इसमें बच्चों दो बंद पास है, एक तो ये है, ठीक है ना, और एक ये है बंद पास। तो इसमें दो बंद पास हैं। और कल जो हमने मैराथन एक वीडियो अपलोड किया बच्चों किरचॉफ का नियम, उसमें दूसरा नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा उसको तो समझ लीजिए, नहीं तो ये आप न्यूमेरिकल नहीं समझ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है बच्चों कि कोई बंद पास है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता, कि प्रत्येक बंद पास में के विभिन्न खंड में जो बहने वाली धारा होती है बच्चों, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, संगत का मतलब उसके साथ जितने प्रतिरोध होंगे, जैसे इस धारा के साथ भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये प्रतिरोध भी जुड़ा है, ये प्रतिरोध भी है देखिए इसमें, और साथ में ये 4 ओम भी है। तो इस I1 के साथ देख रहे हैं बच्चों 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो क्या है, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और इस सेल में यानी इस भाग में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही नियम कहता है। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, देखिए अब हम लिखेंगे ए बी, ठीक है ना, या ऐसे करिए ए डी सी बी ए में लिखेंगे बंद पास, ध्यान से समझना बच्चों, बंद पास, ठीक, बंद पास लिखेंगे ए डी सी बी में, ए डी सी बी में बंद पास, ए डी सी बी में हम क्या, ध्यान से समझना, जो बंद पास हम किसकी बात कर रहे हैं, ए डी सी बी ए पूरा आएगा तब बंद पास होगा भैया, ए डी सी बी ए में, ठीक है ना। इसमें अब देखेंगे तो देखिए समीकरण क्या बनेगा वही हमें अच्छे से समझना है बच्चों। इसमें कह रहा है कि देखिए धारा I1 है, तो हमने लिख दिया बच्चों I1 गुणे, अब देखिए इस धारा के साथ ये प्रतिरोध भी जुड़ा है, यानी इसमें भले ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन जुड़ा इसी के साथ है। तो I1 गुणे यहाँ से हम 3 लिखेंगे बच्चों, प्लस ध्यान से समझना, उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर I1 ये भी वही चीज है, यानी I1 गुणे क्या है प्लस 5, मतलब यहाँ पे 5 है, सब हम जोड़ते जाएंगे बच्चों जितना होगा, यानी यहाँ ये है और इस वाले में आ गए। देखिए अब इस पहले वाले पास की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए डायरेक्शन जो है तीर, यानी तीर ऐसे मुड़ गई है, यानी यहाँ पर ध्यान से समझना ऐसे है, तो इसीलिए ये बीच में प्लस लगता जा रहा है। अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती तो तुरंत माइनस लगा देते। तो यहाँ पर अभी इधर आए, अब यहाँ पर बच्चों धारा क्या हो जा रही है, I1 प्लस I2 हो जा रही है, और साथ में इसके प्रतिरोध क्या है बच्चों, 6 है, ठीक है ना, 6 है, फिर प्लस भाई यहाँ पर भी एक बचा है, फिर हम प्लस लगा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, फिर से वही I1 और उसके बाद प्लस, ठीक है ना, I1 के बाद प्रतिरोध लिखेंगे, I1 और उसके बाद प्रतिरोध कितना है, 4 है। अब बराबर करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल कितना है, 4। यही समझना है, अगर यही समझ गए पूरी थ्योरी आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सीन क्या है। हमने क्या कहा कि इस वाले पास में जितनी भी धारा हैं तो सभी धाराओं और प्रतिरोधों का गुणनफल, भाई I1 था, फिर उसके बाद R1 यहाँ पे 3 लगा दिए, प्लस लगाए, इसमें I1 के साथ 5 था, 5 लिख दिए प्रतिरोध, प्लस लगाए, I1 I2 के साथ कितना 6 ओम था बच्चों, लिख दिया, प्लस फिर यहाँ पे I1 है, I1 के साथ कितना था 4 लिख दिया, बराबर विद्युत वाहक बल, इस वाले में केवल 4 लग रहा है, ये हो गया। अब इसी तरह क्या लिखेंगे बच्चों, बंद पास, अब दूसरे में हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, बंद, ठीक है ना, रुकिए एक मिनट इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं बच्चों, नीचे इसको थोड़ा सही से सजा दीजिए, 3 एक कम 3 हो जाएगा, है ना, 3 एक कम 3 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3I1 प्लस 5I1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6 कम 6I1 प्लस 6I2, ठीक है ना, फिर प्लस यहाँ पे 4I1 है और बराबर का ये बच्चों 4 है, ठीक। अब इसको देखिए I1 पहले जोड़ देते हैं, 6 4 10 और उसके बाद 3 13 13 5 बच्चों ये 18I1 हो गया,
प्लस I2 कितना है 6 I2 है, बराबर हो गया 4। ठीक है ना, बराबर 4 हो गया। इसको काटना चाहते हैं, देखिए 2 का भाग लगा दीजिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं भागे 2, 2 का तो 2 9 18, तो भाई हो गया 9I1 प्लस तो 2 3 6 3 I2 प्लस 2 दूना 4। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए ये तो रहा मतलब पहले के लिए। अब लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बंद पास दूसरे वाले के लिए, बंद पास। अब देखिए बंद पास, अब किसकी बात हो रही है, अब इसमें पूरा ये वाले में DEFCD। ठीक है ना, क्या लिखेंगे आगे पीछे, चाहे आप इधर से भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे DCFEED लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो DED फिर E फिर उसके बाद F फिर उसके बाद बच्चों C तक जाएंगे और फिर से यहाँ से D तक, तभी तो एक बंद पास बनेगा, तभी तो ये एक बंद पास बनेगा, है ना। अब इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें हमें वही चीज़ सेम इसमें भी करना है। इसमें प्रतिरोध क्या है ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसमें क्या समझते हैं अच्छे से, अब देखिए इसमें है बच्चों वही चीज, देखिए शुरुआत क्या है, तीर यहाँ से ऐसे जा रही है इसमें, और इसमें भी देखिए ऐसे तीर जा रही है ऐसे, तो भले यहाँ से ऐसे है लेकिन डायरेक्शन देखिए सेम है। तो इसमें क्या है बच्चों, धारा I2 बह रही है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, धारा क्या बह रही है, इसमें बह रही है I2, यहाँ देखिए लिखा है। तो लिखेंगे बच्चों I2 धारा गुणे प्रतिरोध, तो इसके साथ 1 ओम प्रतिरोध है 1 लिख दिया, प्लस, ठीक है ना। यहां से अब इसमें है तो इसमें आएंगे बच्चों I2 गुणे ये प्रतिरोध क्या है 5 ओम, फिर प्लस लगा दीजिए। उसके बाद इसमें क्योंकि इसी दूसरे वाले पास में बात हो रही, इसमें फिर से धारा क्या हो जा रही है I1 प्लस I2 हो जा रही है बच्चों, और प्रतिरोध क्या हो जा रहा है ध्यान से समझना, प्रतिरोध कितना हो रहा है, प्रतिरोध इसमें 6 हो रहा है, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से इस वाले में अब इधर आएंगे, उधर नहीं जाएंगे, इस वाले 5 की बात हो रही, इसमें भी धारा फिर से वही I2 और गुणे इसमें रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, प्रतिरोध फिर इसमें 4 है, ठीक है ना। तो बराबर अब इतना हो गया, विद्युत वाहक बल इसमें कितना लग रहा है, इसमें लग रहा है 2 वोल्ट, तो बराबर का हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, है ना, बराबर का 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, लिखेंगे क्या, एक है तो लिखा नहीं जाता, केवल I2 प्लस 5I2, भाई इसको 5I2 लिखेंगे बच्चों, प्लस इसमें देखिए 6 कम 6 I1 हो गया, प्लस 6 I2 हो गया बच्चों, और यहाँ पर कितना है 4 I2 है, और बराबर का 2 हो गया। इसको अब सही से लिख दीजिए, 6 कम 6 I1, 6 I1 बराबर सॉरी प्लस हो गया बच्चों। अब I2 वाला देखिए कितना है, देखिए I2 वाला ध्यान से समझना, 5 1 6 और उसके बाद 6 4 10 और 10 6 कितना हो गया, ये 16 हो गया, 16 I2 बराबर हो गया बच्चों 2, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिए ना, क्योंकि 6 I1 है, यहाँ से कितना 5 1 6 I2, 6 4 10 हो गया, 10 6 16। अब इसको भी भाग लगा देंगे अगर 2 से बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3 I1 प्लस, तो ये कितना 8 I2 बराबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों में कोई एक हमें बराबर, हमें समीकरण ध्यान से समझना, हमें बच्चों यहाँ से हमारे पास 2 समीकरण हो गए, एक ये एक ये। अगर दोनों को हल करना है तो भाई I1 I2 में दोनों में कोई एक चीज़ बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, भाई इसमें 9 I1 है, यहाँ पे 3, तो एक काम करते हैं ना, इसमें हम कितने का गुणा करा देते हैं 3 का। तो अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कि समीकरण 2 में 3 का गुणा। जब गुणा करा देंगे बच्चों तो पहले समीकरण, अब लिखिए हल हमें करना है। समीकरण आपने बचपन में बहुत हल किया होगा हाई स्कूल के पहले, ठीक है ना, हाई स्कूल के पहले आपने 9th में भी और हाई स्कूल में भी। तो यहाँ पर ठीक समीकरण लिख लीजिए, पहला समीकरण है, ठीक, इसको अब लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है ना, जब हल करेंगे समीकरण 1 है 9 I1 प्लस 3 I2, ठीक, और बराबर कितना हो गया बच्चों 2।
समीकरण, और दूसरा वाला हमने 3 का गुणा करा के लिखना, 3 त्रिका ये हो जाएगा बच्चों 9I1 प्लस 3 अठे कितना हो गया 24I2, तो 3 एकम 3। इसको जो हल करेंगे बच्चों, माइनस यानी घटाएंगे, इसको जब हम घटाएंगे तभी तो पूरा कटेगा ना, है ना। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, ये तो पूरा कट गया। अब यहां से भाई 3 में से 24 गए तो माइनस का 21I2, और 2 में 1 गए तो माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 हो गया। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको फिर क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो I2 का वैल्यू निकल कर आया 1/21, ठीक है ना। ये निकल आ गया बच्चों 1/21, ये आ गया I2 का मान, ठीक है ना। तो निकालना क्या था भाई, क्वेश्चन तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, निकालना क्या था, हाँ 6 ओम के प्रतिरोध के तार में धारा, यानी धारा पूछ रहा है। 6 ओम बोले तो इसमें यानी I1 प्लस I2 का मान पूछ रहा है, और पूछता भी इस प्रकार के क्वेश्चन में यही पूछता है, I1 पूछेगा, I2 पूछेगा, I1 प्लस I2 यानी I3 पूछेगा। इसको आप I3 के नाम से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों आ गया I2। अब इस समीकरण यानी इसके मतलब अब इसका वैल्यू किसी भी समीकरण में लिख दीजिए, ठीक है ना, यानी इसका वैल्यू कहीं पे रख दीजिए, इसमें रख देते हैं। तो लिख दीजिए आप यहां से I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए रसगुल्लों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। I1 यानी I2 का मान रखेंगे, हमें I1 चाहिए, तो 9I1 प्लस I2 के स्थान पे भाई 3 गुणे I2 का मान 1/21 बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, काट दीजिए बच्चों, 3 सते 21 हो गया, यानी 9I1, ठीक, और उसके बाद बराबर करके इसको उधर भेज दीजिए, तो 2 माइनस 1/7 हो गया। तो हो गया बच्चों 9I1, यहाँ से हो गया क्या, 9I1 बराबर 2 सते कितना 14, 14 में से 1 गए बच्चों, कितना हो गया 13, 13 बटे कितना 7। अब 13/7, या फिर इसी को I1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 13/63 लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसमें बच्चों, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा जाएगा। अब इसमें कह क्या रहा है कि I1 प्लस I2 का मान, यानी 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, और इसमें धारा I1 प्लस I2 ही है, यानी इसको हम I3 मान सकते हैं। तो अब हम यहाँ से I3 का मान, उसको हम I3 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है। तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों धारा क्या है बच्चों, एक मतलब एक है 13/63 और I2 है 1/21, ठीक। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना 63, तो 63 एकम 63 हो गया भाई। तो ये गया किस में, मतलब 13 बार में ही रहेगा भाई, एक बार जाएगा 13 में गुणा कराएंगे 13 ही रहेगा, और ये 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, ये नहीं हो गया बच्चों 16, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं 16/63, तो ये आ जाएगा, ठीक, I3 यानी 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, इसमें पूछ रहा था 6 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आपको परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट था, इसलिए हमने इसको पिक कर लिया। इसमें कई प्रतिरोध दिए थे, नहीं तो अक्सर क्या है केवल एक प्रतिरोध दे देता है, डायरेक्टली आ जाता है, इतना लंबा नहीं देने का। लेकिन हमारा समझाने का मतलब यही है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का, ताकि कोई भी यानी 3-4 प्रतिरोध भी दे दे तो आप ऐसे गुणा करके प्लस करते चले जाएंगे। अब जब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वहीं पर माइनस लगा देते हैं, नहीं दिशा अगर एक ही रहे तो माइनस नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, और बात करें इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना, इस चैप्टर से, ठीक। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर है, तो ज्ञात कीजिए संवेग, फोटॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये 4 मतलब 3 चीजें आपको निकालना है। तो वैल्यू क्या दिया है, पहले ये दिया है बच्चों तरंग दैर्ध्य बोले तो लेमडा, लेमडा का जो मान दिया है वो दिया है 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है हमें पता है बच्चों 10⁻⁻⁹ मीटर।
तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों, संवेग फार्मूला होता है, पहला कह रहा है कि P, ठीक है ना, P निकालना है। तो P बराबर फार्मूला होता है P बराबर H अपान लेमडा। याद रख लीजिए P बराबर H अपान लेमडा, ये होता है बच्चों फार्मूला, ठीक है ना। देखिए यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर, अब H क्या है, प्लांक नियतांक, और वहाँ पर H का मान पेपर में दिया रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चों कांस्टेंट होते हैं, यानी जितने वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये पेपर के एकदम पीछे पेज पर ये दिया रहता, आपको किसी चीज़ का मान मान लेते नहीं पता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने प्लांक, यानी प्लांक नियतांक है, प्रकाश की चाल, गुरुत्वीय त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अवोगाद्रो संख्या, रेडबर्ग नियतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जितने कांस्टेंट की ज़रूरत होती है वो दिया रहेगा। आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बराबर क्या करेंगे बच्चों, P बराबर H का मान होता है 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 34 जूल सेकंड, और लेमडा का मान दिया है बच्चों 1 गुणे 10 के घात माइनस का 9। तो ये ऊपर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 9 है, प्लस 9 हो जाएगा बच्चों, यानी 34 में से 9 घट जाएगा, ठीक है ना। तो 10 के घात माइनस का 25, ठीक है ना। संवेग बराबर, संवेग है बच्चों, तो इसका जो मात्रक होगा, संवेग बराबर होता है जैसे द्रव्यमान गुणे वेग, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा P का मान, ठीक। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हम देख लेते हैं, फोटॉन की ऊर्जा। अब ध्यान से समझना बच्चों, दूसरा कह रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करिए। तो इसको हम दर्शाते हैं E से, ठीक है ना, फोटॉन की ऊर्जा। और E बराबर जो फार्मूला होता है रसगुल्लों, E बराबर H इंटू न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति है। इस तरह से मेन फार्मूला आपका होता है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा भाई, न्यू का मान तो हमें पता नहीं। तो E बराबर, ध्यान से समझना, E बराबर इसको हम लिखेंगे, ठीक, H, और न्यू बराबर होता है C अपान लेमडा। तो ये फार्मूला बन जाएगा E बराबर HC अपान लेमडा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर यहाँ करना चाहते हैं इतना लिख सकते हैं डायरेक्टली आप बच्चों, फिर C का मान रखिए, यानी C का जो प्रकाश की चाल, या इसको हम और छोटा कर देते हैं, E बराबर, अब बच्चों H अपान लेमडा बराबर, अभी एक चीज़ आपने देखा, H अपान लेमडा बराबर, देखिए H अपान लेमडा बराबर क्या है, P है, और यहाँ पर ये C है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया E बराबर P इंटू C। P क्या है, P क्या है बच्चों, संवेग। अब यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं हम, तो E बराबर हो जाएगा, P का मान अभी ऊपर या निकाला गया है यहाँ पर 6.6 गुणे 10 के घात कितना बच्चों, माइनस का 25 इंटू C का मान है प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे E बराबर यहाँ से गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18 किया, 88 ले, ये हो गया 19। तो 19.8 गुणे 10 के घात, भाई 25 में से 8 घटा दीजिए, ठीक, 25 में -25 है, तो -25 में से 8 ये भाई ऐड करेंगे ना तो ये घटेगा क्योंकि ये चिन्ह माइनस है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 17, और ये आएगा बच्चों किस में, ये आएगा आपका जूल में, ठीक, जूल में आंसर आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कहेगा तब यहाँ पर हम इसमें 1.6 गुणे 10 के घात -19 से बच्चों भाग लगा देंगे। इतना आप अच्छे से समझ लेना। जब जूल में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है कि किस में निकालना है, अगर कह देता कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए तो हम इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है ना, कितना आवेश होता है कि 1.6 गुणे 10 की घात -19, तब हम इससे भाग लगाते। कब, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता, लेकिन जूल में है तो इतना ही छोड़ देंगे। तीसरी चीज देखते हैं क्या पूछा है। तीसरा कह रहा है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आपको ज्ञात करना है। तो तीसरा चीज बच्चों हमें निकालना है गतिज ऊर्जा यानी K का मान। अब देखिए एक फार्मूला, देखिए हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में और 1 नंबर वाले में भी बच्चों एक फार्मूला बताया था, इसीलिए कहते हैं पहले वीडियो को पूरा देख लिया करो जो भी अपलोड करते हैं। तो एक फार्मूला बताया था बच्चों, P² बराबर 2m इंटू K, ठीक है ना।
तो ये फार्मूला होता है P, जब किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, गतिज ऊर्जा जब दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, ठीक है ना। तो हमें K चाहिए, तो यहाँ से जब बच्चों K बराबर हम करेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, P² / 2m हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं K बराबर, P का मान कितना निकाला आपने, P का मान भाई साहब निकाला कितना, 6.6, ठीक, 6.6 × 10⁻⁻ बच्चों -25 निकाला था। इसका स्क्वायर कर दीजिए / 2, और m का मान, अगर m का मान नहीं पता, m क्या है बच्चों, द्रव्यमान, और किसका, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हमने बताया ना कि आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर द्रव्यमान वगैरह दिए रहते हैं, और वैसे भी आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31 kg, हालांकि वहाँ पर दिया रहेगा पीछे। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, K बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये 43.56 आएगा, गुणे 10⁻, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, और ये आएगा बच्चों -50, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, 2 × 1 = 2 हो गया, उसके बाद दोनों 18 हो गया, ठीक। तो ये हो गया इतना, गुणे 10⁻31। तो यहाँ से K बराबर क्या निकल कर आया, K बराबर इसको काट दीजिए, तो भाई ये जाएगा केवल 2.3, 2 बार से ज़्यादा में नहीं जाएगा, गुणे 10⁻, इसको जब माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -19, ठीक है ना। ये किस में आया, तो ये भी आ गया बच्चों जूल में, ठीक है ना, जूल में ये भी आ गया। फिर से वही कहानी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहता तो हम 1.6 × 10⁻−19 से भाग लगा देते, तब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता, अदरवाइज जूल में यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन फिर से समझ लेना, 3 नंबर में, 2 नंबर में तो आते ही हैं, लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो इस तरह से पूछेगा, ठीक है ना। और कई बार पूछा गया है, और अब की बार भी बच्चों 2 से 3 सेट में आया था, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब की बार भी पूछा गया था, ठीक, 5 नंबर में। किसी साल तो ये पूछ लेता है बच्चों 3 नंबर में, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि ये 5 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक। अथवा में तो बच्चों जो नाभिक वाला चैप्टर है उसमें से जरूर ये आएगा, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब की साल का ही पेपर है, एक बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया दिया गया है और मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना है। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 में। तो भाई अथवा में पूरा, या तो पूरा रामायण लिखिए 1-2 पेज का, ठीक है ना, या फिर क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, आप मिला लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमने दूसरे सेट से उठाया है, तो मान के चलिए बच्चों इसे अच्छे से देख करके जाना है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उस समझिए, बहुत ही सिंपल है। ये बच्चों एक क्या है, संलयन अभिक्रिया है, और इसमें कह रहा है कि मुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक। ये ड्यूटेरियम है और ये क्या है बच्चों, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बना रहे हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही, और इसमें सबका 1H2 यानी इसका हाइड्रोजन के समस्थानिक का द्रव्यमान दिया है, 1H3 इसका भी दिया बच्चों, 2He4 यानी हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया है, और उसके बाद न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है। तो इसको करेंगे कि कैसे, देखिए बच्चों सबसे पहले इसमें जो कुछ है आपको पहले ही सजेस्ट करता है। हम सबसे पहले अभिक्रिया के पहले नाभिक का कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभिक्रिया के पहले नाभिक का द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले मतलब परमाणु के जो नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा। तो भाई अभिक्रिया के पहले का मतलब क्या है, जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तो ये दोनों हैं, अभिक्रिया बाद में हुई तो ये बना। तो यहाँ पर इन दोनों के द्रव्यमान का हम निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के द्रव्यमान को आप क्या करिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तो भाई 1H2 का द्रव्यमान कुल कितना है, तो कुल द्रव्यमान यहाँ से हम ध्यान से समझना लिखेंगे क्या भाई, कुल द्रव्यमान में
इसमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाना है। 2.0141 प्लस, तो ये इसका द्रव्यमान हो गया और इसका द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, इसका दिया है यहाँ पर देख सकते हैं 3 दशमलव कितना दिया है 0160। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा भाई साहब इधर 1 हो जाएगा 6 4, ठीक है ना, हाँ 1 आएगा 6 4 10 की 0 हो गए और 1 1 2 1 3 हो गए, यहाँ पर 0, उसके बाद 5 दशमलव, ये है बच्चों 5.0301 AMU, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक के रूप में है, तो एक मतलब इतना AMU आ गया। अब निकालेंगे बच्चों अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान, ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया के पहले नाभिक का द्रव्यमान निकाले थे, तो देखिए अब निकालते हैं बच्चों अभिक्रिया के बाद। अभिक्रिया जब हुई थी तो क्या हुआ था, हीलियम और न्यूट्रॉन, तो भाई साहब हीलियम और न्यूट्रॉन के नाभिक का हम, हीलियम का है कितना बच्चों, इसका है कितना, ये है 4.0026 और प्लस का बच्चों ये है 1.0087, इसको ऐड कर दीजिए 5 दशमलव, इसमें कितना आएगा भाई 4 1 5 हो गया और यहाँ पर 0 आ गया बच्चों, ये 8 इधर से नहीं गलत कर 8 8 6 कितना है भाई 7 6 13 कितना हो गया, ये आ गया हाँ 1 1 3 आ गया, ठीक 5.0113 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आ गया बच्चों। अब निकालेंगे क्या द्रव्यमान क्षति, देखिए बस जोड़ घटाना है, बस थोड़ा समझना है, 5 नंबर की बात है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। डेल्टा M, इसको बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति में करते क्या हैं कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, तो वही अभिक्रिया ध्यान से समझना, अभिक्रिया के पहले नाभिक का द्रव्यमान कितना था 5.0301 माइनस अभिक्रिया के बाद वाला लिख लीजिए बच्चों 5.0113, घटा दीजिए, ये आ गया 0.0188, ठीक ना, इतना AMU आ गया, ठीक। अब इसको करेंगे क्या बच्चों, हम निकालेंगे ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। अब हमारी बारी होती है कि मुक्त ऊर्जा निकालिए, यानी Q का मान निकालिए। तो मुक्त ऊर्जा Q बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो वैल्यू दिया है यानी वैल्यू जो निकाले 0.0188 गुणे, अब इसको 931 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, इसको गुणा करके हमने देखा बच्चों ये 17.5 या कुछ ऐसा आया है MeV, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों क्यों हमें पता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है 931 MeV होता है, ठीक। इस तरह से ये बच्चों आपका मुक्त ऊर्जा हो जाएगा। तो चलिए इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।